नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। जी हां, इसी सोच को जिंदा रखते हुए आज से तकरीबन 40 साल पहले बरेली की सरजमी से प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी से जुड़कर लोगों के लिए काम किया। अगर बात करें समाज सेवा की तो एक लंबे अरसे से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे और लोगों के लिए काम किया। अगर बात करें पिछले 2 साल की तो कोरोना काल में लोगों के घर घर राशन पहुंचाने से लेकर मरीजों को दवाई पहुंचाने तक का काम किया। यह सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो 2017 के विधानसभा चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है। 124 शहर विधानसभा सीट से प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, लेकिन इसे किस्मत का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि कुछ एक छोटे अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी लोगों के दिलों पर ये राज करते हैं। एक बड़ी शख्सियत हैं और एक बड़े नेता हैं। हालांकि एक बार चुनाव लड़ा है लेकिन लोगों के दिलों में बसते हैं। लोग इन्हें प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सक्रिय हैं और लोगों से जनसंपर्क कर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में घूम घूम कर प्रतिज्ञा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बता रही हैं और प्रियंका गांधी के नेतृत्व करने से लोगों में या कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी की चुनावी तैयारियां क्या हैं, जीतने के समीकरण क्या हैं, शहर के लोगों की परेशानियों को किस तरीके से ये दूर कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आप मौजूद हैं और मैं स्मार्ट न्यूज इंडिया में प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, मैंने आपको कुछ इंट्रो देने की कोशिश की है, मैं चाहूंगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो कर सकते। मेरा तो अपना कहना है, रात के घोर अंधेरों से परेशान मत हो, ये उजालों के ठिकानों का पता देते हैं। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक परेशानी का सबब रहा क्योंकि हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। हम धर्म और जाति की लड़ाई से बिल्कुल फर्क है, सोच ही नहीं है हमारी पार्टी की और हम उन्हीं मुद्दों पर हमने नुकसान तो उठाया लेकिन अपनी मानवता को नहीं छोड़ा, न छोड़ेंगे। तय है कि 2022 का जो चुनाव होगा वो एक इसी आधार पर होगा कि हम कैसे अपने देश की, एक मुल्क की जो हमारी एक खूबसूरती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मोहब्बत और भाईचारे की, हम कैसे उसको बरकरार रख पाते हैं या कौन लोग धर्म के नाम पर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह भी निश्चित है कि तोड़ने वाले कभी जोड़ने वालों से हमेशा आगे नहीं रह सकते, कभी वक्त के साथ वो बढ़ सकते हैं लेकिन जब आदमी को समझ में आती है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। जी, एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और एक बड़ी बात कही है कि तोड़ने वाले जोड़ने वालों से आगे कभी नहीं बढ़ सकते। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहला सवाल सर से ये करना चाहूँगा कि पिछले तकरीबन 30 सालों से कांग्रेस पार्टी 124 शहर विधानसभा सीट से सत्ता से बाहर रही है, तो इस बार क्या वो तैयारियां हैं जिससे इस सीट को कांग्रेस पार्टी जीत सकती है? ये तय है कि 30 साल से हम यहाँ पर जीत नहीं पाए हैं चुनाव, लेकिन ये भी निश्चित है जो पिछला चुनाव लड़ा गया उसमें एक अलग सी किरण तो दिखाई दी थी, जीतने की चमक भी दिखाई दी थी। जो भी रहा हो, दुर्भाग्य नहीं जीत पाए, लेकिन जो खामियां पिछली बार रहीं उन खामियों को समझते हुए, उसकी गहराई में जाते हुए, उनको दूर करते हुए सर्व समाज को इकट्ठा करके फिर से एक लड़ाई लड़ी जाएगी प्रियंका जी के नेतृत्व में। फिर से एक लड़ाई लड़ी जाएगी कांग्रेस की उस एक पवित्र विचारधारा के साथ जिसमें सब लोग मिलकर इस देश की तरक्की के लिए, जैसे उन्होंने देश को आज़ाद कराया, उस तरक्की के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी प्रियंका जी ने जो जगह जगह जाकर एक अलख जगाया है, एक ऐसा शंखनाद करा है जिसमें विशेषकर महिलाओं की आंखों में तो चमक जबरदस्त बढ़ी है। पूरे समाज में एक ऐसा विश्वास का माहौल बड़ा है कि हाँ,
ये अगर कांग्रेस 2022 में सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से जो भी अंधेरे हैं वो छटेंगे, उजाला जम के बरसेगा प्रियंका जी के नेतृत्व में। जैसे उन्होंने कहा है कि सब किसानों का पूरा कर्जा माफ, भरोसा इसलिए करा जाएगा कि जब हमारी सरकार केंद्र में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करा गया। वो लोग कहते हैं, करते कुछ नहीं, हम करने के बाद बताते हैं ऐसा हुआ। लोग इस पर भरोसा करेंगे और निश्चय ही हमारे दावे की पुख्तगी को समझेंगे। 2500 रुपए में गेहूं खरीदा जाएगा, धान खरीदा जाएगा, 400 रुपए गन्ना किसान का भुगतान करा जाएगा, ऐसा प्रियंका जी ने कहा है। मैं उनकी कुछ योजनाओं के बारे में बता रहा हूं। बिजली बिल सबका हाफ होगा और जो कोरोना काल में बकाया रह गया लोगों की परेशानियों के कारण, उसको ध्यान में देते हुए उसको समाप्त किया जाएगा। हम कोरोना में जो आर्थिक मार हुई है उसको दूर करेंगे और परिवार को, हर परिवार को 25,000 रुपए देंगे, ऐसा प्रियंका जी ने प्रतिज्ञा करी है। उन प्रतिज्ञाओं के सिलसिले में बहुत प्रतिज्ञाएं, 20 लाख को सरकारी रोजगार देंगे, क्योंकि ये जो पेड़ लगाया गया है वो कांग्रेस ने लगाया है। ये जो हर तरीके के स्थापित हमारे योजनाएं हैं वो कांग्रेस के द्वारा हैं। सब जानते हैं भाजपा सरकार कर क्या रही है, सब जानते हैं कि मंशा क्या है। आज इन्होंने किसानों के बिल को वापस ले लिया, कौन सी मजबूरी थी? केवल चुनाव की मजबूरी। हम चुनाव को देख के नियम नहीं बनाते, हम लोगों की परेशानियों को देख के उसका हल बनाते हैं। कोई भी बीमारी हो, मुफ्त होगा 10 लाख तक का इलाज, ऐसा कांग्रेस ने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है। टिकटों में महिलाओं की 40% भागीदारी होगी। छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, ये एक निर्णय है। सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, जी हम प्रदेश में कर सकते हैं, वो करेंगे। नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। 1,000 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन होगी और आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रदेश के में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय बनाए जाएंगे। ये हमारी वो तमाम योजनाओं का एक हिस्सा है जो कांग्रेस अपनी इस यात्रा और प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए लोगों को बता रही है। ये अगर बात की जाए 2017 के विधानसभा चुनाव की तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर ही अपना खाता खोल पाई। इस बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, तो क्या किस तरीके की उम्मीदें जताई जा सकती है? कांग्रेस ने 403 में सपा के गठबंधन से चुनाव लड़ा था, जिसपे कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ी थी। दुर्भाग्यवश हमारी पार्टी 7 सीटों पर जीत पाई, लेकिन 7 सीटों पर जीती तो 7 सीटों की जो व्यवस्थाएं, जो उन्होंने मैनेजमेंट करा था, वो शायद हम नहीं कर पाए। हमने अपनी कमियों से कुछ सीखा है, गलतियों से सबक लिया है। आगे बढ़कर लोगों के दिलों में और पहुंचने का प्रयास करेंगे। लोगों की कुछ नाराजगी रही होंगी, उनको दूर करेंगे और साथ में एक भाईचारे को स्थापित करते हुए जो वर्तमान सरकार द्वारा निरंतर खाई पैदा करी जा रही है, हम उनको दिल को जीतने के बाद फिर अपने दल को भी सशक्त करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हम ज़्यादा सीटों से आएंगे और निश्चय ही हमारा लक्ष्य 2022 के साथ साथ 2024 भी होगा, जो पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का तिरंगा फैलाने का स्वप्न और संकल्प लेकर हम चलें। अच्छा, एक चीज़, बड़ी चीज़ ये है कि पिछले 7 सालों में, या यूँ कहें जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लीडरों ने, लगभग 240 ऐसे बड़े लीडर रहे हैं छोटे बड़े, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है या समाजवादी का दामन थामा है। क्या वो कारण है कि जिसकी वजह से आप पिछले 40 सालों से लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? मेरा शुरू से ही मैंने कहा था कि रात के घोर अंधेरे, और ये भी कहूँगा कि मुझे यकीन है ये चमन महकेगा ज़रूर, गुलशन को सजाने में लगा बागवां तो है, मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। हो सकता है हमें मंजिल देर में मिले, लेकिन 55 साल को ये गाते हैं, फिर 155 साल कांग्रेस शासन करेगी, क्योंकि कांग्रेस की नीति और नियत स्पष्ट है।
लोगों के दिलों में प्रेम हो, घृणा का कहीं भी स्थान ना हो। ये हमारी सबसे बड़ी नीति है और यही हमारी जीत का मंत्र भी बनेगी। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, हमारे कांग्रेस के सारे नेतागण, प्रदेश में अजय कुमार लल्लू जी, जिस शिद्दत और मेहनत के साथ अपने इस संकल्प को लेकर चले हैं, इसमें किसी भी तरीके से लोगों को तोड़ने का विकल्प नहीं आएगा। हमेशा जोड़ेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे और अपनी सत्ता को हासिल करेंगे। जैसा कि देखने को मिला है कि आपने पिछली बार भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, क्या जीत के समीकरण है इस बार? व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, महंगाई की जबरदस्त मार है, एंटी इनकम्बेंसी वेव जबरदस्त है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो पिछले चुनाव के जो हमारे वोट हासिल हैं उसमें इजाफा करेंगी। हम हिंदू मुस्लिम की बात की राजनीति नहीं करते कि कौन सा वर्ग किसके साथ है। निश्चय ही हर व्यक्ति को शांति चाहिए, उसका काम आसानी से हो जाए, व्यापारी वर्ग का वो चाहिए। हर वक्त परेशान करने वाले बिल आते हैं, हर वक्त लोगों की नींद उड़ाने वाली बातें आती हैं सामने। कांग्रेस चैन से सोना सिखाती है। शहर विधानसभा में बाकरगंज इलाका कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। वहाँ के लोग आज बीमारियों से ग्रस्त हैं, बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। समझ में नहीं आता, इतने साल से सत्ता में है यहाँ तो बीजेपी, उससे पहले सपा थी, क्यों नहीं कर पाए? आने दीजिए कांग्रेस को। यदि सब लोग पार्टी को ले आए तो निश्चय ही जो ये बदतर स्थिति कह रहे हैं, ये हमारी भी जहन में है, हमारी भी सोच में है। मैं भी वहाँ जाता हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन हम उन सबको दूर करते हुए, जो परेशानियां हैं उनके आंसू पोंछते हुए, हम निश्चय ही कांग्रेस के उस मुकाम पर हासिल करेंगे कि जहां लोग चैन से जी सकें, जहां लोगों की परेशानियों को वास्तविक रूप से सुना जाए, केवल वादा करके उन्हें ठुकराया ना जाए। दूर करेंगे उसे, ज़रूर करेंगे। अगर रोज़गार के बारे में हम बात करें तो शहर विधानसभा का एक बड़ा तबका जरी उद्योग से जुड़ा है या जरी के कारोबार से जुड़ा है, जिसे कारचोबी कहते हैं, और पिछले कुछ सालों से ये कारोबार एकदम ठप होने के कगार पर है। एक बड़ी बात बता दूं कि बरेली को जरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बावजूद भी इस काम पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान ना दिया गया, जिसकी वजह से उस काम से जुड़े कारीगर दूसरे काम कर रहे हैं या फिर मजदूरी या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? ये सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, खोखले वादे करे इन लोगों के लिए और इन लोगों की समस्याओं पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस पहल के तौर पर सबसे पहले उन परेशानियों को दूर करेगी जो इन लोगों के सामने आ रही है। मेरे को मालूम है, मेरे इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग ऐसे काम करते, बहुत सी ऐसी बेटियां, बच्चियां अपने जरी जरदोजी के काम से अपने काफ़ी इंतजाम कर लेती थी, अपने जेवर का, अपने कपड़ों का कर लेती थी। वो आज बहुत परेशान हैं, लेकिन सोच इनकी थोड़ी सी अंतर है इन सरकारों की, जो आप सब जानते हैं, मैं उसको कहना नहीं चाहूँगा। हम भाईचारे की दृष्टिगत मानते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए, उसे सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर दूर करेंगे और उनके काम में क्या क्या कमी आई है, किस किस के जरिए हुआ है, क्या बात है, हमारा क्यों एक्सपोर्ट कम हुआ है या बंद हुआ है, हम उसको देख के सही करवाएंगे। अच्छा, अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो स्थिति है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। क्या कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो इस स्थिति में कुछ सुधार होगा? प्रियंका जी जब इस तरह से प्रताड़नाएं मिलती हैं, पीड़ित परिवारों को मिलने के लिए पहुंचना चाहती हैं, तो उन्हें धक्का दिया जाता है, परेशान करा जाता है। लेकिन वो तो कैसे परिवार से हैं जो झुकना तो जिसने सीखा नहीं, देश हित में आगे बढ़ना सीखा है। प्रियंका जी आगे बढ़ती हैं और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी कांग्रेस का डायमंड है, वो प्रदेश की प्रभारी हैं। निश्चय ही कांग्रेस में भारी बदलाव आएगा, निश्चय ही कांग्रेस की सत्ता आएगी। लोग अचंभे के तौर पर देखेंगे जब परिणाम आएगा और हम बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। नेतृत्व प्रियंका जी का होगा, नेतृत्व भारतीय जनता का होगा, प्रदेश की जनता का होगा। लोग महसूस करेंगे, हाँ अब अच्छे दिन आए हैं, पुराने दिन अच्छे दिन आए हैं, वास्तविक अच्छे दिन आए, केवल कहने से अच्छे दिन नहीं,
बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, तमाम कांग्रेस के लोगों को जोड़कर साथ लेकर चल रही हैं, हर एक नीति को हर घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, तमाम कांग्रेसी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे माध्यम से प्रदेश और शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक ही आग्रह है कि धर्म के आधार पर कभी मत बटिएगा। मेरा एक ही आग्रह है कि जो हमें कर्तव्य दिया गया है हम उसका बखूबी पालन करें, और केवल अपने अधिकारों के प्रति नहीं, कर्तव्य के प्रति भी हमें जागरूकता रहे। जो जो हमसे उम्मीदें की जाती हैं हम उन्हें पूरा करें, और निश्चय ही विकास पथ पर अगर कोई गलत व्यक्ति अपना भी काम कर रहा है तो उसको आईना दिखाएं। प्रियंका जी के अंदर मैंने देखा, अगर कहीं भी हमारी कांग्रेस के किसी पदाधिकारी या विधायक की त्रुटि होती है तो साफ साफ बोलती हैं आपसे गलती हुई है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कहते। आज हम लोग परेशान हैं, टेनी को हटाओ, बर्खास्त कराओ, नहीं करेंगे। जिद है उनकी। क्यों जिद है? ये पब्लिक पसंद नहीं कर रही। अभी मैं टीवी देख रहा था तो उन्होंने कहा कि साहब टेनी को ना हटा के बिल्कुल इग्नोर करना इस पॉइंट को, कितना % देते हैं? तो वो कह रहे थे साहब 80% इस बात से सहमत है, उनको हटाया जाना चाहिए। ठीक है, परिणाम भी 20% ही रहेगा। मत मानिए, आप अपनी जिद पर रहिए, लोगों के दर्द को मत समझिए, तो निश्चय ही आपको दर्द मिलने वाला है। अगर गलती आपका करता है तब भी विरोध उतना करिए, गलती दूसरा करता है केवल उसको उजागर मत करिए, उसके तो अच्छे कामों पे भी आप पर्दा डाल रहे हैं, अच्छे कामों को भी अपना बता रहे हैं। मेरा तो यही आग्रह है सारे लोगों से, कोई भी बात है सत्य का साथ दीजिए। जब सत्य का साथ देंगे तो परिणाम भी बहुत सुंदर मिलेगा, परिणाम भी शुभ होगा, ऐसा मेरा कहना है। जी, जैसा कि इन्होंने अपील की कि धर्म के आधार पर आप मत बटें और एक शख्सियत और एक पार्टी की नीतियों को देखकर ही उसे वोट और सपोर्ट करें। और मेरे साथ एक अजीम शख्सियत मौजूद थी जिन्हें लोग प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी के नाम से जानते हैं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने हार का सामना किया, दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में इनकी छाप छूटी हुई है। बरेली ज़िले के अंदर लोग इनका नाम बड़े ही अदबो एहतराम के साथ लेते हैं। मेरी शुभकामनाएं 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।